देश की राजनीति फिर से जाति के चक्रव्यूह में फंस गई। जाति पर हंगामा है। जिनकी जाति पूछी जा रही है वो कह रहे कि गाली दी जा रही है। और कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि बाहर तो जाति पूछी जा सकती है लेकिन संसद में नहीं पूछी जा सकती। और दो पाले खिंच गए जाति पर। विपक्ष कह रहा है कि हमको जाति के नाम पर गाली दी जा रही है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आपकी जात क्या है, क्योंकि जब जातिगत जनगणना कराने की बात है तो उसमें जात तो बतानी ही होगी। और ऐसा भी नहीं कि देश में पहली बार कोई जात पूछी और बताई जा रही है। अभी दो ही पुराने में मत जाइए कि इंदिरा जी और नेहरू जी, छोड़िए मोरारजी देसाई की कहानी। अभी हाल में ही बजट जितने अधिकारियों ने मिलकर बनाया, जो उसकी मुख्य टीम थी, उसमें कितने ओबीसी थे, कितने पसमानदा थे, कितने दलित थे, ये सवाल उठा कि नहीं उठा? संसद के भीतर उठा कि नहीं उठा? भारत के शीर्षस्थ नौकरशाह उनमें कितने लोग दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने अति पिछड़े हैं, कितने महादलित हैं? ये मसला संसद में उठा कि नहीं उठा? उठा। और संसद के बाहर तो सब कुछ हुआ, जो नहीं होना चाहिए वो भी हुआ। सड़क पर, रास्ते पर, माइक से, भीड़ के सामने नरेंद्र मोदी की जात बताई गई कि भाई वो घांची है, वहां गुजरात की एक जात है ओबीसी की। राहुल जी ने कहा, बोले लेकिन वो असली ओबीसी नहीं है, वो नकली ओबीसी है। उनकी पूरी जाति और वंशावली बताई कि नहीं बताई? बताई। और एक दिन शायद राहुल जी का कुछ मूड उखड़ा हुआ था, प्रचार का ही समय था लोकसभा चुनाव के, तो वो एक पत्रकार से उलझ गए थे और उसी से पूछा था, तो वो अपनी जात बताओ ना, जात बताओ पहले। तो जाति का खेल तो है ही, सब तरफ है। फिर जात की बात से उखड़ना क्यों? और खास तौर पर तब जब आप जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। एक दौर था इंदिरा गांधी का, जब नारा लगता था कि जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मैं कहूंगी जाति का मसला भारत की सबसे बड़ी समस्या है। जितनी जल्दी इससे मुक्ति पाए उतना ही देश तरक्की करे। ओबीसी के आरक्षण पर राजीव जी की एक अपनी दृष्टि थी, एक अपना व्यवहार था, कांग्रेस का अपना रुख था। उस रुख का कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा दशकों, क्योंकि वो ओबीसी के आरक्षण के पक्ष में नहीं थी उस वक्त कांग्रेस। राजीव जी का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण के नाम पर हम बुद्धुओं को थोड़े ना आगे कर सकते हैं। ये राजीव जी ने कहा था, प्रधानमंत्री रहते हुए। एक इंटरव्यू था उनका। तो कुल मिला के अब उसी जात पर फिर संघर्ष हो गया। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जिनकी अपनी जात का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अब इस पर अखिलेश जी राहुल जी के पक्ष में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भाई तुम जात कैसे पूछ सकते हो? कोई जात कैसे पूछ सकता है? किसी की जात नहीं पूछी जा सकती। और इस पर फिर तमाम किरदार आ गए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश जी इतना तमक गए राहुल गांधी के लिए, को कांग्रेस के दरबारी लग रहे हैं। तो सपा वालों ने केशव प्रसाद मौर्य के लिए नाना प्रकार की टिप्पणियां उछाल दी। और मायावती जी ने कहा कि सपा और कांग्रेस और भाजपा ये तीनों ओबीसी विरोधी हैं, तीनों दलित विरोधी हैं। पिछड़ों की, वंचितों की अगर कोई असली पार्टी है तो हम हैं, मायावती जी ने कहा। हंगामा पुरजोर है पूरे देश में। इसी पर कोहराम मचा है जात के मसले पर। और मैं इस बात को लेकर हैरान हूं कि जाति पूछने और बताने में संघर्ष क्यों है।
भाई बिहार सरकार ने अभी जो जनगणना कर जाति आधारित गणना कराई थी, जनगणना तो नहीं, जाति आधारित एक गणना जो कराई थी सर्वे, उसमें तो जाति और उपजातियां तक मेंशन हुई लोगों की। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जाति की गणना हो जाए और जात ना बतानी पड़े, नहीं ना। और अगर ये कह रहे हैं कि संसद में जात नहीं पूछी जा सकती, तो संसद में भी बताई पूछी गई, सैकड़ों उदाहरण है। फिर अगर ये कह रहे हैं कि सड़क पर नहीं पूछी जा सकती, तो सड़क पर मंच से माइक से पूछी गई। प्रधानमंत्री की ही जात पर सवाल उठाया गया माइक से। तो इसका मतलब है कि भारत के राजनीतिक रंगमंच पर जाति कोई अस्पृश्य विषय नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसको कोई उठा दे, कोई पूछ ले तो उस पर संघर्ष हो, कोई कौतूहल हो। ये एक सहज चीज है और हर दल अपनी सुविधा के अनुसार जाति का राजनीतिक प्रयोग करता ही है। और सच्ची बात तो ये कि जब टिकट बंटते हैं तो हर दल में जाति और गोत्र तक का विवरण दर्ज होता है कि नहीं होता, किस जात के कितने लोग कहाँ हैं, कौन जात भारी है, कौन जात हल्की है। ये क्या कोई सीक्रेट बात मैं कह रहा हूं? नहीं ना। राजनीतिक कार्यकर्ता जितने वो सब जानते हैं सच्चाई को। फिर इस पर हंगामा क्यों? ऐसा लग रहा है कि पूरा हिमालय हिलने लगा है। कोई पूरी जात कैसे पूछ ली? जात पूछ नहीं सकता कोई माई का लाल। भाई अब तो सेना में जात, अधिकारियों में जात, जजों में जात, सबकी चर्चा लोकसभा में हो रही है, नहीं हो रही संसद में। अभी राज्यसभा में एक दिन चर्चा हो रही थी कि जुडिशरी में पिछड़े और दलित कितने हैं उसका आंकड़ा लाओ, ओबीसी और दलित का। जब वहां तक जात की चर्चा हो रही तो नेता आपस में जात खेले तो क्या है? फिर तो ठीक ही बात है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर इस जाति के चक्रव्यूह को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस पर इतना उबाल क्यों है। जाति हजारों साल से भारत की सामाजिक जीवन की सच्चाई है, फिर इस बार इस पर इतना उबाल क्यों और सियासत में कोहराम क्यों? पहली रिपोर्ट देखिए। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? लोकसभा में जातीय जनगणना के सवाल से ऐसा बवाल मचा कि अब संसद से लेकर सियासी गलियारों तक गदर मचा है, क्योंकि जातीय जनगणना का मामला अब जाति की जंग तक पहुंच गया है। दरअसल विपक्ष लगातार जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहा है। इसी कड़ी में राहुल गांधी भी हलवा सेरेमनी से लेकर तमाम मौकों पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव भी अपनी बात रख रहे थे, तभी अनुराग ठाकुर ने कमेंट कर दिया, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। बस फिर क्या, इन अल्फाज पर ही सपा मुखिया अखिलेश यादव राहुल गांधी के लिए अनुराग ठाकुर से भिड़ गए। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? तंज की इस तासीर में जाति की ये जंग सदन के बाहर भी खूब जोर शोर से सुनाई दी। विपक्ष जहां विरोध जताता दिखा, तो बीजेपी कह रही है कि दिन रात सबकी जाति पूछने वाले
जज्बाती क्यों हो रहे हैं। वैसे किसी का सीधा नाम नहीं लिया। हाउस में टॉन्ट मारना, ये करना, ये सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको। और ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। कल जाति पूछ लिया गया, इंसल्ट हो गया। पहली बात तो मैं यहां स्पष्ट कर दूं, मैं भी सदन में था और आप सब टीवी के माध्यम से सदन की गतिविधियों को देख रहे थे। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं। तो केवल एक ही व्यक्ति को बुरा लगा, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति, पत्रकारों की जाति, जजेस की जाति और तो और सैनिकों की जाति आप पूछते हैं। संसद और संसद के बाहर का संग्राम अभी थमा भी नहीं था कि सोशल मीडिया पर भी शोर सुनाई देने लगा। पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर की पीठ थपथपाई तो वहीं राहुल गांधी के लिए लड़ने वाले अखिलेश यादव को केशव मौर्य ने फिर मोहरा बता दिया। लेकिन इस सब से परे मोर्चे पर आई बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस तकरार को नाटकबाजी करार दिया। कल संसद में खासकर जाति और जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आदि में जारी तकरार नाटकबाजी और ओबीसी समाज को छलने की कोशिश, क्योंकि इनके आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियों का इतिहास खुलेआम और पर्दे के पीछे भी घोर ओबीसी विरोधी रहा है। इन सब पर विश्वास करना ठीक नहीं। बहरहाल राहुल गांधी और अखिलेश यादव की केमिस्ट्री ने एक और जहां राजनीति का रसायन बदल रखा है, वहीं बीजेपी के नेताओं की कोशिश भी इस जुगलबंदी पर भरपूर प्रहार की है। वहीं जातीय जनगणना के मुद्दे पर जाति की इस जंग में सवाल यही है कि जनगणना की लड़ाई जाति पर क्यों आई? जाति पर जो मचा है घमासान, किसे नफा किसे नुकसान? जाति नहीं पूछी जा सकती, ऐसा तो इस देश में चलन ही नहीं रहा। सब सबकी जाति पूछ रहे और जिनकी नहीं पूछी जानी चाहिए उनकी भी खुलेआम चर्चा हो रही। जजेस की जाति पर चर्चा हो रही है, सेना में जाति पर चर्चा हो रही कि भाई कितने मेजर जनरल किस जात के हैं, कितने जनरल किस जात के हैं। 3 सेना प्रमुख हैं, अलग अलग सेना के, वायुसेना, थल सेना और वो नौसेना, उनके प्रमुखों की जाति क्या है, क्या उन सब पर चर्चा नहीं हो रही? हो रही ना, राजनीतिक लोग ही कर रहे हैं। फिर जाति पर एकदम उत्तेजित हो गए, क्यों? वजह क्या? मेहमानों का परिचय करा दे। प्रशांत पटेल है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक भाई का स्वागत है। तमजीद अहमद साहब जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता, अभी कुछ ही सेकंड्स में। और संजय राणा हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संजय जी का बहुत स्वागत। संजय जी, राजनीतिक लोगों के पास जाऊँ उससे पहले आपके पास आऊँगा। ये या तो जाति निरपेक्ष हो जाए व्यवस्था, क्या? और जब जात में अंदर तक जात के ड्रम में डूब के नहाना है, सोमवार को जात के ड्रम में डूब के नहा रहे और मंगल को जात क्यों? जात कैसे पूछ सकता कोई किसी की? जाति क्या कोई सीक्रेट रही? और सियासत में तो कतई नहीं रही। सियासत की तो नर्सरी का दाखिला ही जात से होता है। बोले भैया कौन जात हो, तुम्हारी जात कितने लोग हैं वहां, तुम्हें मान लो टिकट दें, कोई पद दें, तो तुम्हारी जात कितने लोग हैं। ये कानून, ये प्रैक्टिस भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, जनता दल सब में लागू है। फिर जात पर हंगामा क्यों, संजय राणा? गुड इवनिंग अमिताभ जी, गुड इवनिंग टू फेलो पैनल। देखिए ऐसा है कि डिमांड जो है वो जाति जनगणना की, जब अब प्रश्न पूछ लिया कि आपकी जाति कौन, तो उसमें घबराहट। ये समझ नहीं आ रहा। देखिए नो डाउट अगर कानून के हिसाब से चला जाए तो जाति पार्लियामेंट में नहीं पूछी जा सकती, लेकिन जो व्यक्ति पिछले 2 साल से पिटारा लेके जाति हर चीज में जाति ढूंढ रहा है और उसकी जाति अगर पूछ ली जाती है तो लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अपनी भी जाति बताइए। क्योंकि आप सबकी जाति पूछ रहे तो अपनी जाति बताने में कोई कुरेज नहीं होना चाहिए। इस पे हमें नहीं लगता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो या समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता अखिलेश जी को क्यों बुरा लग गया और राहुल जी को क्यों बुरा लग गया। उनको अपनी जाति बता देनी चाहिए, क्योंकि वो सबकी जाति पूछने का अगर
अधिकार रखते हैं तो इस देश की जनता और देश के नेता जो दूसरे पार्टी में उनसे भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसमें कोई बौखलाहट और छटपटाहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी और पुरजोर तरीके से हमें लगता है कि राहुल गांधी साहब हो या कोई दूसरे नेतागण हो उनको बता देनी चाहिए थी। लेकिन समस्या क्या है अमिताभ जी, जाति का खेल ये खेल रहे हैं लेकिन वो जाति को कभी भी उसका स्थान नहीं दिया। ये आज पूछ रहे थे कि 20 जो लोगों ने पार्लियामेंट बजट सेशन में बजट बनाया था उसमें किस जाति के लोग हैं। अरे भाई ज्वाइंट सेक्रेटरी आपके समय में जब ज्वाइंट सेक्रेटरी आज बने हैं वो आपके समय में ही तो कम से कम नौकरी पाए होंगे, तब जाके आज ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बन पाए हैं। तो आपने कहीं ना कहीं उनको रिक्रूटमेंट करने में कुछ कमी तो नहीं कर दी। तो प्रश्न ये बनता है कि आपकी जो इच्छा शक्ति है जाति के प्रति या समाज के प्रति रही कि नहीं रखी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास आपको पता है, ओबीसी विरोधी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास पता है कि सब ये दलित विरोधी रहे हैं। आपको कांग्रेस पार्टी का इतिहास पता है कि हर समाज के लोगों का ठीक है संजय राणा, समाज इनके पक्ष में नहीं है उसके विरोधी रहे हैं। इनको इससे छटपटाहट होती है। जब सत्ता में है तो सत्ता में है तो जाति की बात नहीं करेंगे, विपक्ष में जाति की बात करेंगे। हम बोलते हैं हिमाचल और कर्नाटका में जाति जनगणना तो कराई थी ना, उसको प्रकाशित क्यों नहीं कर रहे? ठीक है संजय राणा, अभी रुकना होगा, दोबारा में आते, अभी रुकना होगा। अशोक यादव जी के पास चलूंगा, लेकिन मैं आज अपनी बहस को थोड़ा सीमित रखूंगा एक खास बिंदु तक। लोकसभा में कहा जा रहा संसद में जात नहीं पूछी, अभी खड़गे जी कह रहे थे। खड़गे जी की आयु है, मैं उनकी स्मरण शक्ति वैसी रहे उस पर मैं कोई जोर नहीं दूंगा, अवस्था होती है। लेकिन अशोक जी, नेहरू जी के समय में लोहिया की बहसें उठा के देख लीजिए, क्या लोहिया कम समझदार थे या आप लोग ज्यादा समझदार हो? बहसें उठा के देख लीजिए, उन्होंने तो जात उपजाति गोत्र सब लोग सभा में रखे पटल पर। मंडल का जब मामला आया बीपी सिंह के समय और पार्लियामेंट में बहस हुई तो जात उपजात गोत्र हजारों साल का पूरा सजरा पार्लियामेंट में हुआ कि नहीं हुआ? जो कहना चाहिए वो भी कहा गया, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कहा गया कि नहीं कहा गया? मंडल पर जब बहस हो रही थी, जब राजीव गांधी ने कहा था कि हम इसके पक्ष में नहीं, कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं, मंडल था ही इस पर पूरा। अब कहा जा रहा है पर्दा नशीन हो गए, बोले पार्लियामेंट में जात की बात नहीं करते, कास्ट का सी अंग्रेजी में और हिंदी में जा, बोले ये भी नहीं बोलते पार्लियामेंट में। क्यों? बोले पार्लियामेंट में सब नहीं चलता, अलाउ नहीं, कानून है। कहां कानून है भैया? और अगर कानून है तो लोहिया से लेके आज तक सबको सजा क्यों नहीं दी? तब तो सबको जेल हो जानी चाहिए थी। मुलायम सिंह जी, मुझे उन्हीं के 10 भाषण याद है लोकसभा में तब। और अशोक जी, अभी जब 4 दिन पहले ये बताया गया कि ये फोटो देखो, इसमें रामलाल फला जात को, राम श्यामलाल फला जात का फला जात के लोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्या वो भी पार्लियामेंट था? वो कोई गुड्डू की दुकान थोड़ी थी पान की। मैं समझ नहीं पा रहा इसमें इतनी नाराजगी को, और आप लोग नाराज हो रहे हो, जो आप लोग तो पीडीए चला रहे हो। नहीं, सबकी जात पूछ बता रहे हो कि भैया पिछड़े दलित अल्पसंख्यक इधर आ जाओ। अशोक जी, फिर आप क्यों नाराज हो? राहुल गांधी की बात समझ में आती है, उनकी तो चलो अलग लीला है, आप क्यों नाराज हो गए? देखिए अमिताभ जी, जब कहीं भी किसी को जलील किया जाता है तो वहां पे सबसे पहले एक मानवता के नाते और समाजवादी होने के नाते हम लोग का कर्तव्य है कि वहां खड़े होकर उसका विरोध करते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि जाति के वजह से क्यों इतना हंगामा हुआ। हाँ। ये हंगामा जाति बताने या जाति पूछने को लेकर के था ही नहीं, ये हंगामा था राहुल गांधी जी की आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाने को लेकर के। आप भी हिंदी भाषी क्षेत्र से ही आते हैं, इस तरह की बात अगर किसी से पूछा जाता है जनरल वे में कि तुम्हें अपनी जाति का नहीं पता, इट मीन्स कि एक तरह का एब्यूजिंग वर्ड है, एक गाली वाला शब्द है कि तुम्हें अपनी जाति का नहीं पता कि तुम किस जात के हो। ना ऐसा नहीं, कहीं से गाजीपुर से गाजियाबाद बस्ती से बड़े तक कहीं चले जाओ, 100 लोग पूछते भैया कौन जात हो, इसमें कहीं लट चलता देखा क्या यार? अमिताभ जी मैं बताऊं, जैसे अगर आप पूछ रहे हैं आप किस जाति को हो, ये एब्यूजिंग वर्ड नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि तुम्हें अपने जाति का तो पता ही नहीं है कि तुम किस जात को हो, दैट इज एग्जैक्ट एब्यूजिंग वर्ड।
बात समझिए, दोनों में अशोक अंतर भाई, है। तो हम कह रहे मान लीजिए हमसे कि आपने कहा कि आपको पता ही नहीं है आप कौन जात के हो, क्या मान लीजिए कहा कि एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड मैं खड़े होकर बता दूंगा मैं कौन जात हूं, बात खत्म। इशू थोड़े ना बनाएंगे भैया मेरे। देखिए जब आप सबकी जात बता रहे हो, सेना की जात बता रहे हो, जजेस की जात बता रहे, पार्लियामेंट उसमें बजट बनाने वालों की जात, आपके पास तो जात की डायरेक्टरी है क्या, जैसे टेलीफोन की डायरेक्टरी होती है, तो अपनी बता देते, कल काटते, इशू क्लोज हो जाता। नहीं अशोक भाई, नहीं अमिताभ जी, देखिए मैं वही बता रहा था कि जो अनुराग ठाकुर का जो तंज था वो राहुल गांधी जी को इंसल्ट करने के लहजे में था और उनकी आइडेंटिटी पे सवाल उठाने का था। अनुराग ठाकुर जी का अगर आप इतिहास भूगोल देखना चाहेंगे तो आपको याद होगा जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले शाहीन बाग वाला प्रकरण चल रहा था तो यही अनुराग ठाकुर थे जो गुंडे मवाली की भाषा बोल रहे थे और कह रहे थे, गोली मारने की बात कर रहे थे। उस समय कैबिनेट मंत्री थे। तो ये व्यक्ति जो है, इस तरह के जो भी व्यक्ति राजनीति में हो, मैं सिर्फ अनुराग ठाकुर की बात नहीं कर रहा हूं, इस तरह का व्यक्ति राजनीति में सुटेबल नहीं होते हैं, उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। छोटा सा प्रश्न लूंगा फिर मैं तमजीद अहमद साहब के पास चलूंगा। इसी लोकसभा के चुनाव के प्रचार के दौरान एक रोड शो में माइक से राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी नकली ओबीसी है, नकली। बोले मैं सबूत देता हूं। फिर उनने नरेंद्र मोदी का पूरा सिजरा असली नकली वो जाने पढ़ा माइक से, क्या कि ये घांची जात है, कौन जात है, ये ओबीसी में नहीं थी, फिर बाद में इन्होंने जबरियां इंक्लूड कराया, दिस दैट। हालांकि उस गुजरात सरकार ने उसका खंडन कर दिया और फिर प्रमाणित हुआ कि राहुल जी ने झूठ बोल दिया, ठीक, गलत बोल दिया। तो ये तो मतलब ये सत्यनारायण कथा थी, ये तंज नहीं था, ये इंसल्टिंग नहीं था कि नकली है प्रधानमंत्री ओबीसी। मतलब कोई ये पूछ ले कि आपको अपनी जात का पता नहीं तो वो बवाल का विषय है। और भारत के प्रधानमंत्री नकली हैं, ये सात्विक वचन है, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, वही मैं कह रहा हूं कि दोनों बातों के परसेप्शन में जमीन आसमान का अंतर है। एक देखिए, हिंदी ऐसा शब्द है अमिताभ जी, आप विद्वान आदमी हैं, कि कॉमा सेमी कामा से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन जिस लहजे में अनुराग ठाकुर ने बोला वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। वो बिल्कुल उनके व्यवहार को हर आदमी क्रिटिसाइज कर रहा है। जो एलओपी को एक कॉन्स्टिट्यूशन वाले पद पे बैठे हुए व्यक्ति को, वो भी देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस तरह से जलालत वाले शब्द से संबोधित की। ठीक, जो बात अशोक जी ने बाद में कही वही महत्वपूर्ण है। मैं तमजीद भाई के पास आ रहा हूं। ये तो एलओपी हैं, जो प्रधानमंत्री थे उनके लिए आपने माइक से क्या क्या बोल दिया उनकी जात को लेके। बाकी पॉलिटिकल आरोप अलग है, उन पर मैं टिप्पणी क्यों करूं। भाजपा जाने, कांग्रेस जाने, सपा जाने, वो ठीक था। अब बोले एलओपी कोई कुछ कह देगा तो बोले दो दो हाथ हो जाएंगे। हाँ, प्रधानमंत्री की इज्जत बेइज्जती की चिंता नहीं है, लेकिन एलओपी की नहीं हो सकती। ऐसा कोई कानून है क्या? भारत के लोकतंत्र की हायरार्की में अशोक जी, प्रधानमंत्री ऊपर है, एलओपी नीचे है। ठीक, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। राज्य में नेता सदन ऊपर है, विपक्ष का नेता नीचे है, यही हायरार्की। खैर, तमजीद अहमद साहब, मैं कांग्रेस के तमाम मित्रों को देख रहा हूं, सब कह रहे कि जी संसद के भीतर, अभी मैं खड़गे जी को सुन रहा था, वो भी कह रहे थे संसद के भीतर जात कैसे पूछ ली। और अभी मैं देख रहा था बजट के में जब राहुल जी बोले थे तो उन्होंने फोटो दिखाई थी हलवा सेरेमनी की और कहा था ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, इसमें पिछड़े कितने, दलित कितने, मुसलमान कितने, बताया जाए। क्या ये तो जात का पोस्टमार्टम था? नहीं तो दो पैमाने तो नहीं होने चाहिए, दो नपने तो नहीं होना चाहिए कि सोमवार को जात पूछी जा सकती है, मंगल को नहीं। तमजीद साहब। अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत वक्त के बाद आपके कार्यक्रम में आने का मौका मिला। धन्यवाद धन्यवाद भैया। देखिए, दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि इसको अब अमिताभ ठाकुर जी का बयान न माना जाए, इसको भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का विचार माना जाए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके दिए गए बयान की प्रशंसा की है, तो इसको सिर्फ अमिताभ ठाकुर का बयान न माना जाए, इसको एक विचार माना जाए कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का ये विचार है कि आप कोई अगर ओबीसी की बात कर रहा है, कोई दलित की बात कर रहा है, कोई माइनॉरिटी की बात कर रहा है, तो आप उसको संसद में भी गाली दे सकते हो, आप उसको समाज में भी गाली दे सकते हो, आप उसको कहीं पे भी गाली दे सकते हो। तो ये बात ये नहीं थी कि आप किस जात से हो,
ये एक सामंतवादी विचार है। अमिताभ जी बात समझिए, नहीं, दो इसमें चीजों को गाली मिक्स का मत तत्व कीजिए। नहीं बताया। पहले गाली नहीं, बता दो, नहीं, फिर आगे चलो। एक मिनट मेरे साथ मेरी बात नहीं, समझिए। पहले गाली बता दो। एक मिनट, नो नो नो, अब पहले गाली बता दो, गाली क्या दी गई उसको कोट कर दो, फिर आगे चले। जी अमिताभ जी, गाली का मतलब क्या होता है? किसी को भी समाज में हीन भावना से कुछ शब्द कहना। हमारे विचार से ये गाली है। अब आप गाली का क्या मतलब है वो मुझे पता नहीं है। और वो नहीं, जो सामान्य जनता गाली का अर्थ लेती है मैं वही लेता हूँ। मैं उसी को ब्रीफ कर रहा हूँ अमिताभ जी। अगर हम लोग इस शो में बैठे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर अगर तंज कसना शुरू कर दें तो समाज उसको भी अभद्र भाषा के रूप में ही लेता है। तो ये अभद्र भाषा और अभद्र इंटेंशन से कही गई कोई भी बात, कितनी भी अच्छी बात आप कहिए, लेकिन अगर आपका इंटेंशन अभद्र है, आपका इंटेंशन मलाफाइड है, तो वो गाली के रूप में ही जनता लेती है। वही इंटेंशन कल अमिताभ ठाकुर का था। वो अमिताभ ठाकुर का इंटेंशन नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन था, जिसको वेट प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, उनके बयान की प्रशंसा की। एक दूसरा पहलू अमिताभ भाई 10 सेकंड, दूसरा पहलू जी, आप दो चीजों को मिक्स मत कीजिए। राहुल गांधी जी ने भी कल कहा मुझे आप गाली दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस देश के अंदर जब भी किसी भी नेता ने ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी के हक और हुकूक की बात की है तो उसको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है, चाहे वो जो नेता हो। आप कह रहे हैं कि जो हलवा बांटने की तस्वीर दिखलाई है वो मुद्दा ही अलग है, उसको आप मिक्स नहीं कर सकते। ये सवाल पूछना लाजमी है कि देश के 90% आबादी की जो जनता है, जो रिप्रेजेंटेटिव अगर उस बजट में बनाने में नहीं है तो उनकी आवाज क्यों सुनी जाएगी? और बजट में आप देख सकते हैं कि हूबहू वही उतर के सामने आया जो जिन्होंने उस बजट को बनाया, 3% के रिप्रेजेंटेटिव ने बनाया और 3% लोगों के लिए बनाया। तो इस तरह से देश नहीं चलेगा ना अमिताभ जी। हम सवाल उठाते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी कितनी भी गालियां हमें दे हम झेलते रहेंगे, लेकिन ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी, गरीब अगड़ों के सवाल हम उठाते रहेंगे। ये सवाल पूछते रहेंगे कि उनका रिप्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा, जाति जनगणना करनी पड़ेगी और ये देश बाबा साहब के संविधान से चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक है, सरकार ना करे तो आप अपनी करा लो, कोई सी क्या समस्या है? मतलब सरकार ना करे, अब अपनी उतर जाओ, मैदान में करा लो। बिहार में कराया हमने भाई, बिहार में हमने कराया। अरे बिहार वाले चाचा तो अभी इधर है भैया, वो करे, हमने कराया था, ये तो झूठे हैं। नीतीश जी कह रहे झुट्टे कांग्रेसी और आरजेडी वाले। एक में आप नहीं बहस नहीं करो, रुक जाओ, आ गई आपकी बात, अब रुक जाओ, दूसरी तरफ जाने। मैं एक बात कहूंगा अशोक जी, अपना अपना सूबा संभाल लो, वहां आप लोगों के पास कार्यकर्ता हैं, खुद ही कर लो एक जनगणना, नहीं जात वाली, वो भी संभव है। मैं तो पहली बार ऐसा विपक्ष देख रहा हूं जो सीधे डिसीजन ही अनाउंस किए दे रहा है। पहले मांग होती थी, नेहरू से लेके आज तक मांग होती थी विपक्ष की कि ऐसा करना चाहिए सरकार को। अब तो हो रहा हम ऐसा करेंगे, चुनाव के बाद करोगे भैया, ये बीच चुनाव इसी में कर दोगे, फाइल छीन की झपट के क्या होगा? नहीं ना, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। आपका मुद्दा अच्छा है बुरा है, मैं उस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन आप आज ये कहें कि मैं ऐसा कर दूंगा, करके ही मानूंगा, तो ये तो संभव नहीं ना। आज तो ना उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए संभव और ना देश में इंडिया गठबंधन के लिए संभव, क्योंकि सरकार एक व्यवस्था है, उसको हाईजेक तो नहीं कर सकते। हम मांग करते हैं, यहां तक बोलो मेरी समझ में आता है, बोले नहीं करके मानेंगे। कैसे भैया, कोई बच्चों खेल है, बोले हम भी खेलेंगे, नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। खैर, प्रशांत पटेल जी, कुल जमा इतनी बहस के बाद ये बात निकल कर आई, समाजवादी पार्टी के मित्र और तमजीद भाई सब ने जो बात कही, उनका मुझे मूल स्वर ये समझ में आ रहा है कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को अपमानित करने की दृष्टि से कहा। अब उसको कहा को वो गाली भी बता रहे हैं कुछ नेता, कुछ यहीं तक सीमित के कहा, कुछ करे ने गाली दी। हालांकि गाली खड़गे जी से लेके और कोई भी कांग्रेस का सामान्य प्रवक्ता तक बता नहीं रहा कि गाली क्या दी। क्या ये ट्रोल तो हो रहा, गाली दी, लेकिन गाली क्या दी कोई नहीं बता रहा। और जात का पता नहीं, ये कहना अगर गाली है तो सेना की जात का पोस्टमार्टम तो गाली से भी डबल गाली हो जाएगा। नहीं, जजेस की जात का पोस्टमार्टम इसी हाउस में आज तक कभी नहीं हुआ भारत में कि हम लोग न्यायाधीशों की जात पर चर्चा की हो। वो तो फिर गाली सुपरलेटिव गाली हो जाएगी। नहीं, लेकिन नाराजगी इस बात पर है कि आपने राहुल गांधी को अपमानित करने की कोशिश की और वो विचार, इनका मूल स्वर है कि वो विचार केवल अनुराग का नहीं, वो पूरी भाजपा का और पूरे वैचारिक संघ परिवार का।
प्रशांत पटेल जी। जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए राहुल गांधी की बातों में यही विरोधाभास है। अभी तक वो पिछले काफी समय से सभी लोगों की जातियां पूछ रहे थे और 4 दिन पहले पार्लियामेंट में बजट बनाने वाले लोगों की जाति पूछ रहे थे, तो क्या उनका अपमान नहीं था अगर राहुल गांधी जी की जात पूछ दी गई? क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी को राहुल गांधी जी की जाति पता होगी या गांधी परिवार की एग्जैक्ट जाति पता होगी। तो जब जानकारी नहीं है तो अगर उन्होंने अनुराग जी ने कह दिया कि इनकी जाति का पता नहीं है, ये पहले अपनी जाति बताएं, इसमें कहीं कोई अपमान वाली बात नहीं है। बाकी देश में जितने भी राजनीतिक परिवार है, नेता, उनकी सबकी जात क्लियर होती है, सब अब लोग अपना टाइटल लिखते हैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन वाली स्थिति है। तो राहुल गांधी को अपनी जाति बताने में क्या आपत्ति है, या गांधी परिवार को अपनी जाति बताने में क्या आपत्ति है? भाई आप ही ने तो सब ये बहस स्टार्ट की है ना कि जातिगत जनगणना हो, सब लोग अपनी जातियां बताएं। अब वो भी मीडिया में भी सभी की जातियां पूछ रहे थे कि मीडिया में पता लगाया जाए संपादक किसकी जाति के हैं, जजेस के पूछ रहे थे, अधिकारियों को पूछ रहे कि सेक्रेटरीज किन किन जातियों के हैं, अन्य सभी जगह बहुत सारे विषयों पर कर रहे थे। और अखिलेश जी बीच में उठकर खड़े हुए। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है, चुनाव में किसी पत्रकार ने अखिलेश जी ने सवाल पूछ लिया। अखिलेश जी को सवाल नहीं पसंद आया, तो उन्होंने पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कुछ बताया अपना नाम, सपोज भास्कर, बताइए। अखिलेश जी ने कहा पूरा नाम बताओ, तो उसने कहा भास्कर मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी हो, तभी मतलब भाजपा के आदमी हो। ऐसे किसी पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने उसका नाम पूछा, उसने ना कोई नाम बताया, उपाध्याय, कोई ब्राह्मण था। अच्छा उपाध्याय जी हो। तो इस तरह टॉन्ट करके जातिगत उसका टाइटल ले करके उन्होंने उसको बेइज्जत किया, और ये अखिलेश जी कई बार कर चुके हैं। और यहाँ संसद में जगह पूछ लिया गया तो इनको पीड़ा होने लगी। भाई अपनी जाति बताने में क्या शर्म की बात है? जाति तो सभी जातियां सम्मानीय है देश में, सभी जातियों का गौरवशाली इतिहास है। हर व्यक्ति को अपनी जाति पे गर्व करना चाहिए, किसी धर्म का व्यक्ति हो। तो राहुल गांधी जी अपनी जाति क्यों छुपा रहे हैं? क्या उनको समस्या है गांधी परिवार को अपनी जाति बताने में? इसमें कहीं कोई अपमान वाली बात नहीं है, और नहीं तो इससे कोई ओबीसी से भी कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस परिवार का इतिहास है ओबीसी विरोध का, और राजीव गांधी जी तो कहते थे कि हम बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देंगे ओबीसी के नाम पर। इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा करके रखा। ये लोग ओबीसी का विरोधी रहा है, इनको कोई ओबीसी से कोई लेना देना चलाना चाहते हैं, और देश की जनता इस चीज को समझ रही है। जी संजय राणा, मैं समझ नहीं पा रहा कि जातिहीनता का विषय कैसे हो सकती है। मेरी दृष्टि में वो लोग हिपोक्रेट हैं जो ऐसा प्रचार करते हैं। जैसे प्रशांत अभी कह रहे थे, ठीक बात कह रहे थे, हर जाति का अपना एक इतिहास है, हर जाति की एक अपनी लीगेसी है, अपना एक परंपरा है। महाराजा सुहेलदेव का भी एक भव्य इतिहास है, बिजली पासी का भी एक भव्य इतिहास है। मैं ये सब जातियों में बता सकता हूं। जाति की समस्या क्या है? और जब आप प्रधानमंत्री की जाति का पोस्टमार्टम रोड शो में कर सकते हैं माइक लेकर, तो अगर कोई बिना नाम लिए हौले से पूछ दे कि हुजूर आपकी जात क्या है, तो इसमें तो फिर रार नहीं होनी चाहिए। जब आप जाति एक्सपर्ट हो तो लोग पूछेंगे। संजय राणा। बिल्कुल अमिताभ जी, आपने सही कहा है कि लोग जाति पूछेंगे। देखिए किसी पार्टी के लिए एक व्यक्ति लार्जर देन इमेज भगवान के तुल्य है, और वो भगवान से प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, तो उस पे सबको नाराजगी हो रही है। तो किसी पार्टी के प्रवक्ता हो या पार्टी के नेता हो, उनको ये तकलीफ हो रही है, मेरे भगवान से उनकी जाति क्यों पूछ ली गई। आप भगवान राम से पूछ सकते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा कर सकते हैं, भगवान शिव के बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के आपने जाति पूछ ली तो समझ लीजिए ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगा। अगर देखिए हितैषी की बात हो रही थी, 3% इन्होंने भी कांग्रेस के प्रवक्ता है, 3% लोगों ने 3% के लिए काम कर दिया। अरे भैया 2014 के पहले क्या एकदम स्वर्णिम काल चल रहा था कि सारे आईएएस अधिकारी पिछड़े वर्ग से आते थे, सारे क्या एसटी वर्ग से आते थे, सारे लोग आपी के वर्ग से आते थे, नहीं आते थे। अगर इनसे पूछ लिया जाए अमिताभ जी कि पूरे कांग्रेस काल में एकदम गारंटी के साथ, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, 4 चीफ मिनिस्टरों का नाम ही बता दे जो पिछड़े या दलित हो, उनका नाम नहीं प्रवक्ता महोदय को पता होगा कांग्रेस पार्टी में कितने दलित या आदिवासी लोग मुख्यमंत्री हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जाति की चर्चा कर रहे हैं, जाति पे ढिंडोरा पीट रहे हैं। अरे बोलते जाति जनगणना, क्या बार थाली बजा रहे हो ना? कर्नाटका में थाली क्यों नहीं खोल दे रहे हो? हिमाचल में थाली क्यों नहीं खोल दे रहे हो? खोल दो। नंबर 1। नंबर 2 ये बताइए कि अमिताभ जी, जाति जनगणना
भाई 2011 में भी थी, जहां समाजवादी पार्टी वहां पे उनके पार्टनर हुआ करते थे, कहा ही नहीं उसको खोल दे रहे हैं कि बता दे किसकी कितनी जाति है। और जहां तक जाति का अपमान कैसे हो सकता है, मेरा नाम संजय राणा है, कई लोग मुझे जाट समझेंगे, कई लोग राजपूत समझेंगे, बोलेंगे तुम्हारी जाति कौन सी है, तो मैं गर्व से बताऊंगा ना हम फलाने जाति से आते हैं। हमें शर्मिंदगी कैसे हो सकती है अपनी जाति बताने में? हम कहते मैं हरिजन भी होता तो गर्व से बोलता कि मैं हरिजन हूं, मैं बैकवर्ड हूं, या मैं श्रवण हूं, जो भी जाति का हूं उसको गर्व से बताना चाहिए और अपनी जाति पे कभी किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन जाति वही बता सकता है जिसके पास जाति का प्रमाण होगा, यानी वो जाति जिसकी होगी वो बता देगा, जिसकी जाति नहीं होगी वो बौखला जाएगा। समस्या क्या है, बौखलाहट इसलिए हो गई है कि उनकी जाति पूछ ली गई जिनकी जाति नहीं है। अभी क्या बताएंगे कि पारसी है या क्रिश्चियन है या हिंदू है या दत्तात्रेय गोत्र है, ये तो बताने बड़े कठिन हो जाएगा ना। तो समस्या वहां हो रही है। जहां तक बात हो रही थी कि पार्लियामेंट में क्या नहीं पूछा जा सकता था, नियम के अनुसार नहीं पूछा सकता, लेकिन सारी चीज नियम के अनुसार हुए हैं। अरे पार्लियामेंट में तो बोल रहे थे कि भगवान शिव यात्रा में किसी भी धर्म के लोग चले जाएंगे। अरे भाई सनातन धर्म तो 5000 साल पुराना सदियों से है, और बाकी जो धर्म अभी आए हैं कैसे वो धर्म चले जाते हैं उसमें शिव बारात में। समस्या समझ में ज्ञान बहुत कम है, और ज्ञान जब कम होता है। संजय राणा अभी रुकना होगा। तमजीद अहमद साहब, मान लीजिए हाइपोथेटिकल कि मान लीजिए जातिगत जनगणना अप्रूव हो गई, कि चलो जातिगत जनगणना शुरू होगी अगस्त से या सितंबर से, एक उदाहरण देना, काल्पनिक बात, होगी नहीं होगी तो सरकार जाने आप जानो, तो सबको जात उसमें लिखानी पड़ेगी फार्म में, क्या ऑनलाइन भरेंगे तो भी, और आदमी कोई आएगा आपके घर तब भी, तो एक जात तो तय करनी होगी और उसका साक्ष्य होना चाहिए। नहीं, गांधी परिवार को भी इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। नहीं, क्यों नहीं गुजरेंगे, क्यों नहीं गुजरेंगे? तो वही तो बात हो रही, झंझट ही कटे, संकट मिटे कटे, सब भी अपनी जात घोषित करे, झंझट खत्म, कोई नहीं पूछेगा फिर। नहीं तो अमिताभ जी देखिए दिक्कत क्या है जी, परेशानी ये है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी को, जब तक राम बिधुड़ी जैसे लोगों की भाषा जो है उसी को ये गाली मानते हैं, जो संसद भवन में जो गाली उन्होंने वाकई बक्की थी उसी को ये गाली मानते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। वो भी विचार भाजपा का ही था, वो भी आरएसएस का विचार था, उसकी भी सराहना भारतीय जनता पार्टी ने की थी, और बाद में बाकायदा उनको एक पोजीशन अपग्रेड करके कहीं का प्रभारी बना दिया गया था। और ये भी भाषा अमिताभ ठाकुर की है, उसी चरित्र की भाषा है, बस ये है शब्दों का चयन दूसरा किया गया है। कौन कह रहा है? राहुल गांधी जी ने क्या कहा आप बताइए अमिताभ जी, आपने सुना होगा राहुल जी का बयान। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं अपमानित हो गया, उन्होंने यही कहा कि जिसने भी ओबीसी एसटी देश के 90% आबादी की आवाज उठाई उसको गाली खानी पड़ी इस देश के अंदर। मैं भी उस गाली खाने को तैयार हूं और खाएंगे। अब आते हो आपको मैं जाति जनगणना के सवाल पे। जाति जनगणना तो हम लोग कह रहे हैं अमिताभ जी, जिस दिन हमारी सरकार आई, राहुल गांधी जी भी इस चीज को ये नहीं कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम फैसला नहीं कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं सरकार से। सरकार मानी तो ठीक है, जब हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे। और क्या करेंगे आप सुनिए, ये जो 50% आरक्षण का दायरा है इसको तोड़ देंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी, सिर्फ ये अधिकार एक पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं मिल सकता है। आप देश की मीडिया चैनल उठा के देख लीजिए, मीडिया हाउस उठा के देख लीजिए, 3% लोगों का रिप्रेजेंटेशन है उसमें, देश का 97% रिप्रेजेंटेशन उसमें से गायब है। ये बात समझ लीजिए अमिताभ जी। राहुल जी ने जब मीडिया कर्मियों से सवाल पूछा था, आप उसको गलत उसको मत लीजिए, एक न्याय की बात है। बात सुन लीजिए। राहुल जी ने जब ये सवाल पूछा था मीडिया कर्मियों से कमरे में, जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आप में से कितने एससी है, कितने ओबीसी है, कितने माइनॉरिटी है, कितने एसटी है, एक हाथ नहीं उठा अमिताभ जी। मुझे लगता है ठीक है, संजय राणा उनकी बात आ जाने दो। जी बात साहब सुन लीजिए, आपको तकलीफ होगी, आपकी तकलीफ होनी जायज भी है, आप भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई एससी कम्युनिटी आके आदमी बैठ के चर्चा में डिबेट करे। आप ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मीडिया के अंदर 10 सबसे बड़े पत्रकारों में से 5 उसमें एससी ओबीसी, आप भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वजह से आपकी तकलीफ है, लेकिन ये हो क्या रहेगा देश के अंदर, देश जाग चुका है, बहुत मेच्योर हो चुका है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, आगे बात, अब आ गई बात भैया, आगे बाबू, आ गई बात, आ गई, अब रुक जाओ, सारी बात कह दी। अब तो कांग्रेस में जो लोग देख रहे होंगे वो कहेंगे भाई तमजीद अहमद अच्छा बोले, कोई दिक्कत नहीं, आगे सारी बात। मेरे शो में दलित भी आता है, पिछड़ा भी आता है, वंचित भी आता है, संचित भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, ठाकुर भी आता है, मुसलमान भी आता है, ईसाई भी आता है, सब आते, इसलिए भाषण भूषण हमें तो दो ना, ये अपने पास रखो, ठीक, ये आपस में रखो ना, हमें ना समझाओ, ज्ञान ना दो भैया, ना हमको नहीं, ये आपस में खेलो फुटबॉल, हमसे साथ खेलोगे तो फिर मैं वहां तक चला जाऊंगा कि फिर चेहरे खराब हो जाएंगे।
क्या कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि 3% लोगों की भागीदारी ने बजट बनाया। अशोक यादव जी पहले आप ही सुन लो, आपकी नई रिश्तेदारी हुई है तो आप आजकल ज्यादा उत्साह में हो ना, तो आपको जरा एक तर्क में दे दूं। ठीक, बोले फलाने जगह 3% केवल लोग हैं, फलानी जगह 3% है। मैं एक बात कहता हूं, कांग्रेस कुल कितने साल प्रधानमंत्री पद पर रही, शासन में रही? ठीक, उसमें कितने मुसलमान, दलित और पिछड़े प्रधानमंत्री बना दिए? पंडित जी 3 बार रह लिए थे ना, तो छोड़ देते, फिर ब्राह्मण हट जाता, फिर कहते भाई इंदिरा गांधी नहीं बनेगी, दलित को बनाओ, पिछड़े को बनाओ, मुसलमान को बनाते, फिर राजीव गांधी भी हट जाते, नहीं हटे ना, और हटोगे राहुल गांधी पर भी नहीं मित्र, क्या? और समझा रहे हो पिछड़ा ओबीसी फलान। हिंदुस्तान में कितने % ब्राह्मण है? मैं ब्राह्मण हो के सवाल पूछ रहा हूं अशोक यादव, कितने % ब्राह्मण है कि जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी? क्यों, कितने % ब्राह्मण है? आप तो परसेंट लेके, तराजू लेके चल रहे हो ना, कितना हम नाप के देखेंगे, तौल के देखेंगे कितना ब्राह्मण है? क्यों भाई, बोलो ना अशोक यादव। देखिए अमिताभ जी, मेरे साथ तो घोर माठा नहीं चलेगा ना। मुझे इस बात का उत्तर चाहिए, कांग्रेस जो अब ये कह रहे हैं राहुल जी, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता लोग कह रहे हैं, मित्र लोग, मैं सिर्फ इतना विनम्रता के साथ जानना चाहता हूं, हिंदुस्तान को रूल करने के लिए आपने 3 लोग दिए अपने परिवार से, ब्राह्मण, अगर जिसा आप क्लेम करते हो। मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ रहा कि आप ब्राह्मण हैं कि नहीं है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा, वो बाकी लोग जाने, में उस क्षेत्र ही में नहीं पढ़ता। लेकिन आप किसी अशोक यादव को भी प्रधानमंत्री बना सकते थे, तमजीद अहमद को बना सकते थे, मुसलमान को नहीं, और किसी जगजीवन राम को भी बना सकते थे, दलित को। तब समझ नहीं आई थी जात अशोक यादव, सारा ज्ञान अभी समझ आया। जगजीवन राम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? कम समझदार नेता थे, छोटे नेता थे क्या? आप लोगों से छोटे नेता थे जगजीवन राम। देश की पहली मंत्री सरकार में मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री। आपने उनको क्या दिया बताइए ना भैया? बीपी मौर्य को क्या दिया? रामधन को क्या दिया? प्रधानमंत्री की कुर्सी दी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने उसके पास 2 बार अवसर आया प्रधानमंत्री का, 1 बार अटल जी रहे और 3 बार, 1 बार अटल जी रहे और 3 बार ओबीसी। इसको सत्य को मिटा दें अशोक जी, हम आपको मिटा सकते हैं क्या? बताइए। अमिताभ जी देखिए, आपने बहुत लंबा चौड़ी बातें कही, लेकिन उसी क्रम में कम से कम आप एक बार ये बोल देते कि कांग्रेस ने दलित राष्ट्रपति भी दिया इस देश को, कांग्रेस ने दलित लोकसभा स्पीकर भी दिया इस देश को, और कांग्रेस और सपा और ये सब गठबंधन मिलके एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भी बनाया इस देश का। ऐसा नहीं है अमिताभ जी कि एपीजे अब्दुल कलाम आप वो अपने खाते में न घसीटो। एपीजे अब्दुल कलाम वाजपेयी जी चुने थे भैया, आप तो दूर बैठ के देख रहे हैं, हम तो वहां खबर कर रहे थे। आप भी गजब करते हो यार। ना 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 ना, ये जबरन किसी की गाय अपने घर में मत सब लोगों ने सहयोग किया था, सहयोग तो सब करते, सहयोग नहीं करोगे तो कहां जाओगे जी? फिर कहां जाओगे? सहयोग तो करना ही पड़ता है लोकतंत्र में मित्र, नहीं तो आपके पास ताकत हो, आप लड़ा लो उम्मीदवार जी। दूसरी बात अमिताभ जी, देखिए जो स्थिति आज है, जो वर्तमान परिदृश्य है इस देश का और प्रदेश का जी, आप देखिए कांग्रेस ने जो भी गलतियां की वो की, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आज की कांग्रेस है, जो राहुल गांधी जी की कांग्रेस है और जो मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस है, इस कांग्रेस में और जो पूर्व जमाने की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है अमिताभ जी। इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा। आज राहुल गांधी नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नई व्यवस्था के साथ इस देश में एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है कि जिसमें जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसमें कहीं से लेस मात्र कोई कमी नहीं है, ना कोई गलत बात है। रह गई बात, आपने कहा कि सपा की कांग्रेस से नई नई रिश्तेदारी हुई है, तो रिश्तेदारी वाली बात नहीं अमिताभ जी, बात है इस देश के और इस प्रदेश के हित को लेकर के। आप ये बताइए
इस देश का, इस प्रदेश का मुखिया जिसको मुख्यमंत्री कहते हैं, वो जब मुख्यमंत्री की आवास को गंगा जल से धुलवाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें रहने वाला व्यक्ति ओबीसी समाज से आता है, ये शेमफुल है अमिताभ जी। और इसी प्रदेश में कन्नौज में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए मंदिर में, यही भाजपाई नफरती भाजपाई उस मंदिर को भी गंगा जल से धुलने का काम किए। अमिताभ जी, इस देश में अगर नफरत फैलाने का और हिंसा फैलाने का किसी को श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अमिताभ जी, आप देखिए जब से योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, एक भी वाइस चांसलर पिछड़े दलित का बनाया क्या? आज जब डीजीपी की बात होती है, जब चीफ सेक्रेटरी की बात होती है, जब जिलों में जिलाधिकारी बनाने की बात होती है, जब पुलिस अधीक्षक बनाने की बात होती है, तब ओबीसी दलित कहां जाता है? तब वो नहीं रहता है। लेकिन जब बात कांवड़ यात्रा की होती है तब उसमें ऐसा एक मसाला फेंक देंगे ताकि सब लोग अपनी अपनी बातें भुला जाएं। लेकिन जब उनको हिस्सेदारी देने की बात होती है तो वहां पे बड़ा बड़ा लिखा जाता है NFS नॉट फाउंड सुटेबल। और ये सारी चीजें जी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हक मार लिया जाता है। अशोक जी, तमाम ऐसी बात की जाती है अमिताभ जी, ठीक है, जिसमें पिछड़ों बिल्कुल ठीक बात है। तो अशोक जी ने भागीदारी का विषय उठाया और बेसिकली ठीक है अशोक भाई, कांशीराम जी का दिया हुआ नारा है, बाकी लोग उसको अपनी सुविधा से उपयोग करते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कांशीराम का कॉइन किया हुआ नारा है। खैर, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, अशोक जी ने बातें कहीं बड़ी अच्छी कहीं, पिछड़ों में केवल यादव नहीं, एक तथ्य, दूसरा तथ्य दलित बड़ी आबादी है, तीसरा तथ्य मुसलमान बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश में। क्या 3 तथ्य मैंने रखे। पिछड़ों का मतलब केवल यादव नहीं, उसमें 3000 और जाति उपजाति हैं, और यादवों में भी घोसी और कमरिया है, अशोक भाई जानते हैं, और दलित और मुसलमान। क्या 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप रही अशोक भाई आपके घर में, ठीक, 4 बार। धनीराम वर्मा बने क्या? आजम खान बने क्या? बता ही दीजिए ना, बने हो तो बता दीजिए। जिसका चेहरा लगा के अब आप फिर ये ना ये घोर माठा ना करो। अभी करें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बोले इसमें लेश मात्र संदेह नहीं है। अग्निहोत्री जी, मैं आपकी बात को सच मान के पूछ लिया, मुझे क्या पता कि बातें कहने की है, अंदर दूसरा खेल चलेगा। 17% मुसलमान है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? आजम को क्यों नहीं बनाया 4 बार में? एक बार आजम को भी लॉटरी लगनी चाहिए थी, नहीं लगी। धनीराम वर्मा क्यों नहीं लगी? छोटे नेता थे। ये जो अवधेश है अब जीत के गए फैजाबाद से, इन्हें क्यों नहीं बनाया? दलित का भी 22-23% हिस्सेदारी है यूपी में। एक बार माना कि पहली बार आप रह लेते अशोक भाई, 3 बार और रहे ना। एक बार दलित दे देते, एक बार मुसलमान दे देते, एक बार ओबीसी नॉन यादव दे देते, आपके माथे रोली चंदन लग जाता और ये हो जाता कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे को शब्दशः चरितार्थ करने वाली पार्टी केवल इस अखंड भूमंडल में समाजवादी पार्टी है। ये इतिहास में दर्ज हो जाता मित्र। और इन बातों मेरी रुचि नहीं, जिनकी हो उनको मेरा प्रणाम। कि बोले नहीं हमने वो भोगांव ब्लॉक कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, ना कुछ नहीं। मूल बात है राजा किसका है। क्या सिपाही की भर्ती थोड़ी राजत्व तय होगा मित्र। मूल बात इतनी सी जो मैंने आपके सामने रख दी। वैसा बंटवारा ना कांग्रेस ने भी नहीं किया और आपने भी नहीं किया। 4 बार कम नहीं होता। हम एक बार रह लिए, फिर एक बार प्रशांत पटेल रहे, एक बार अशोक जी रहे, एक बार तमजीद भाई रहे, एक बार संजय रहे। ये ना तरीका होना चाहिए बंटवारे का। बोले सिंहासन मेरा, बाकी सब ढोल बजाओ, ये कहां चलेगा। खैर प्रशांत पटेल जी, मूल बात आप समझ ही रहे भाई। विपक्ष ये कह रहा है कि आप जातिगत गणना जनगणना के विरोध में हैं और इसीलिए आप राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को उनके जाति आधार पर अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है जी, और सिद्धारमैया जी पिछली बार मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जातिगत सर्वे कराया था। रिपोर्ट कांग्रेस सरकार के पास है। उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है?
भूपेश बघेल जी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में 5 साल तक। चुनाव से पहले एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपने जातिगत जो जनगणना सर्वे कराया था उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं? तो भूपेश बघेल जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अरे भाई वो सर्वे हमने कराया था अपने यूज के लिए कराया था, हम उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो 2 राज्यों में तो कांग्रेस सरकार कर सकती है, झारखंड में भी कांग्रेस की सरकार है और हिमाचल में सरकार और तेलंगाना में भी सरकार है। तो कम से कम जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पे तो अपनी सर्वे करा कर सकती है ना। बिहार में इन्होंने किया ना, नीतीश जी ने किया। बाकी सरकारें अगर जहाँ पे हैं सरकारें, 2 राज्यों में तो हो चुकी है, वहां की कर दें। तो आप अगर स्वयं कुछ करके दिखाते हैं तो आपकी बात मजबूत होती है। अब खाली थोथा चना, आप चूंकि विपक्ष में केंद्र में तो आप कुछ कर नहीं सकते तो हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ राज्य में वहां कर दीजिए। दूसरी एक बात है कि भाई ये जो आज की जो कांग्रेस, नई कांग्रेस है, खड़गे जी राहुल जी की कांग्रेस है और ओबीसी की बात करते हैं। आज CWC में 84 सदस्य हैं कांग्रेस के, खड़गे जी की टीम में। उसमें किसी के केवल 16 सदस्य हैं, 19%। अनुसूचित जाति के 12 सदस्य हैं, केवल 14%। ये लोग कहते हैं SC OBC की आबादी 85% है, लेकिन यहाँ तो खाली 33% ही हो पा रहे हैं। और मैं बताता हूँ, आज तक जो कांग्रेस ने 250 मुख्यमंत्री बनाए, उनमें से केवल OBC बनाए 43, यानी कि 17%। कांग्रेस के 8 महासचिव हैं, 8 महासचिवों में खाली 1 OBC है। ये कांग्रेस का सामाजिक न्याय है, ये कांग्रेस का OBC प्रेम है। प्रधानमंत्री वाली बात तो बनाई दिया, किसी प्रधानमंत्री SC OBC को नहीं बनाया, ना किसी माइनॉरिटी को बनाया। समाजवादी पार्टी की बात आते हैं। राज्यसभा में परमानेंट रामगोपाल यादव जी नेता हैं समाजवादी पार्टी के। लोकसभा में अखिलेश जी बन गए हैं, चीफ व्हिप धर्मेंद्र यादव जी बन गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो है उन्होंने माधव प्रसाद पांडे जी को नेता बना दिया है। विधान परिषद में लाल बिहारी यादव जी को बना दिया है। अब कहीं मुझे पीडीए दिख रहा हो तो बताइए, यादव समाज को छोड़ दीजिए, उसके अलावा आपने बताया 3000 जातियां हैं, कहीं पीडीए दिख रहा हो तो बताइए। मुख्यमंत्री का आपने बता दिया कि 4 बार मुख्यमंत्री रहे, एक ही परिवार से रहे। क्या राज्यसभा में मोहम्मद जावेद नेता नहीं बन सकते हैं, या विधानसभा में या विधान परिषद नहीं बन सकते? ये इनका कसनी और करनी में अंतर है। आप ये स्वयं ना तो करके दिखाते हैं। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो मुख्यमंत्री से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे लोग यही लोग थे, परिवार के ही लोग थे। तब इनको बाहर कोई नहीं दिखता है। जब सत्ता से बाहर आते हैं तो पीडीए याद आ जाता है, रिप्रेजेंटेशन देना हो तो पीडीए आ जाता है। अभी NSUI की लिस्ट आई उत्तर प्रदेश की, उसमें प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के लगभग 20 में से 15-16 लोग एक ही जाति, उसमें ना तो एक BSC है ना एक SC है। ये कांग्रेस का सामाजिक न्याय है। इसलिए कांग्रेस की बात हो भाई, ये जो प्रश्न उठता है इससे उनकी जात की बात उठती है, तो जात की इससे बताने के लोग शर्म कर रहे हैं, क्योंकि इनके कहनी कुछ और है, कथनी कुछ और है। संजय राणा जी, एक ज्यादा बेहतर तरीका ये नहीं कि चलिए जाति की जनगणना जब होगी तब होगी, हर पार्टी स्वतंत्र है अपना ढांचा पुनर्व्यवस्थित करने के लिए क्या? और जो नॉन फैक्ट है जातियों को लेकर कि भाई कितने प्रतिशत पिछड़ा है, कितने प्रतिशत दलित है, कितना अल्पसंख्यक है, नहीं, उसके आधार से तराजू से तौल के अपने संगठन में, अपने अधीन आने वाली सरकारों में हर लाभ के पद में उतना बंटवारा कर दे, मेरे ख्याल से 90% समस्या तो खत्म ही हो जाएगी। अगर आपको 100 जिलाध्यक्ष बनाने हैं तो ये तय मानिए कि फिर आप पिछड़े, दलित और माइनॉरिटी मिला के 75 उनमें से बनाइए, 25 में बाकी रखिए। नहीं जी अमिताभ जी, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, लेकिन बड़ी अभी मैं चर्चा सुन रहा था, अशोक यादव जी ने बोला है कि नई कांग्रेस है, नए विचार है, नए नेता है। बिल्कुल नई कांग्रेस है, इसमें नो डाउट नई कांग्रेस है, नए विचार है, लेकिन विचार बोलने और करने में अलग अलग है। तेलंगाना में अगर आप बोलते हो जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो भैया तेलंगाना में तो 57% ओबीसी है, तो भैया चीफ मिनिस्टर ओबीसी क्यों नहीं बनाया? दूसरा प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में 20 से 25% एसटी है और 10% एसटी है। भैया हिमाचल प्रदेश में ठाकुर क्यों बना हुआ है? भाई उससे भागीदारी होनी चाहिए ना। मंत्रिमंडल में एसटी की भागीदारी कितनी है? 0%, 0। तो भैया कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस पार्टी के बाकी चीजों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ऑलरेडी बता दिया है। तो देखिए, अगर आपको काम करना है तो आप जहां पे सत्ताधारी है या अपनी पार्टी में उसका जो क्रियाकरण है उसको बनाने के बाद लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। आप ना हिमाचल में बन पा रहे हैं, ना आप तेलंगाना में बन पा रहे हैं, ना आप छत्तीसगढ़ में, झारखंड में बन पा रहे हैं, ना आप कर्नाटका में बन पा रहे हैं, ना ही आप पार्टी में बन पा रहे हैं, ना ही पार्टी में ऐसा कोई काम हो रहा है, ना ही आपका इतिहास। ठीक है संजय, रुकना होगा। तमजीद अहमद साहब, जहां आपकी सरकार है वहां तो आप करके दिखा दो, सबका मुंह बंद कर दो। नहीं,
जाति आधारित आर्थिक सर्वे जैसा बिहार में हुआ और आप कह रहे हो हम ही लोगों ने कराया, तो वैसा अपनी यहाँ तो तुरंत करा के और पहली फुर्सत में उसको पब्लिक करो, सबका मुंह बंद हो जाएगा। नहीं अमिताभ जी, मैं आपके सुझाव से हम लोग सहमत हैं, और ये हमने बिहार में कराया और सारे राज्यों में कराएंगे, और जब हमें देश में हमारी सरकार आएगी तो हम पूरे देश में कराएंगे। और देश की बात तो बाद में कर लेना, पहले ये तो कराओ। और मैं जी नहीं, कर्नाटका में भी कराएंगे, तेलंगाना में भी कराएंगे, झारखंड में भी होगा जी, हर राज्य में होगा, और जब हम देश में सत्ता में आएंगे तो कराएंगे। अभी बात कर रहे हैं तेलंगाना की, क्या सिद्धरामैया जी पिछड़े नेता नहीं है? डज ही नॉट बिलोंग फ्रॉम ओबीसी? चरणजीत सिंह चन्नी जी क्या एससी लीडर नहीं थे जिनको कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया? ठीक। क्या नीतीश कुमार जी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं जिनको कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया था? क्या गहलोत साहब ओबीसी नेता नहीं जिनको कांग्रेस पार्टी ने चीफ मिनिस्टर बनाया था? आप क्या बात करेंगे और कहां तक बात करेंगे? ठीक है तमजीद भाई, समय कम है। पार्टी का विचार हमेशा से रहा है कि ये देश के अंदर। तमजीद भाई समय कम है, मुझे बाइंड अप भी करनी। चन्नी के याद आए तो बता दें, दशकों तक वहां महाराजा पटियाला रहे आपके चेहरा दूल्हा। क्या महाराजा पटियाला में कौन जात थे? अब छोड़ दो, चन्नी की हैसियत हम जानते हैं और वो उनकी हैसियत भी हम जानते हैं, अमरिंदर सिंह की। क्या अब रहने दो महाराज, काय को ऐसी बात छेड़ते हो? अशोक यादव जी नहीं, ऐसे हाथ ना करो। क्या चन्नी और महाराजा पटियाला बराबर थे? गजब कर रहे हो। अब आपको गजब कर ना ना ना, मैं तो तराजू से तौल के देख लेता हूं आदमी की हैसियत। ठीक है अशोक यादव जी, जो पार्टियां जहां भी सरकार में है वो वहां ये करके दिखाएं, और जो सरकार में नहीं है, मान लीजिए समाजवादी पार्टी, तो संगठन में तो पूरा करके दिखाई सकती है। बिल्कुल राई रत्ती तौल के बिल्कुल नहीं। अमिताभ जी बस 10 सेकंड में सारी बातें आपकी जवाब दे दूंगा। पहली बात, जो आपने कहा 4 बार सीएम रहा समाजवादी पार्टी का और कोई दूसरा समाज का नहीं बना। जो भी 4 बार सीएम थे, चाहे 3 बार नेताजी थे, चाहे 1 बार अखिलेश जी थे, वो सीएम फेस चुनाव में उनको सीएम फेस बना करके जनता जनार्दन का वोट लिया गया। दूसरी बात, अभी हमारे भाजपा के मित्र ने कई नाम गिनाए, लेकिन वो बड़े चतुराई से अवधेश प्रसाद का नाम लेना भूल गए या छोड़ दिए कि उनको अखिलेश जी के बाद नंबर 2 का नेता लोकसभा में बनाया गया। उन्होंने आर.के. वर्मा जी का नाम छोड़े तो नहीं, भूले भी नहीं, वो जानबूझ के चतुराई से छोड़े हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इस प्रदेश में, इस देश में पहली बार स्टूल मंत्री का कॉन्सेप्ट अगर किसी ने लाया तो भारतीय जनता पार्टी ने लाया, और वो बेचारा उसका शिकार कौन हुआ? केशव प्रसाद मौर्य, जो कि पिछड़े समाज से आते हैं। उनको आगे करके देखिए, आप भी, आपको याद होगा 17 का चुनाव विधानसभा का, उनको आगे करके अमिताभ जी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार आई। उसके बाद एक ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया और एक मौर्य बेचारे को स्टूल मंत्री बना दिया। ये इनका पिछड़ा प्रेम है। आगे नहीं चलेगा अमिताभ जी, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, देश जानता है इस बात को। प्रशांत पटेल, जो भी पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी, जो भी पार्टी जहां पावर में है वो वहां न्याय करे, सामाजिक न्याय, और जो पावर में नहीं है वो संगठन में सामाजिक न्याय करे। इससे बेहतर कसौटी तो नहीं हो सकती कोई। देखिए अमिताभ जी, हमारे आज 29 मंत्री हैं केंद्र सरकार में ओबीसी समाज के, 20 लगभग एसटी वर्ग के हैं। कांग्रेस के समय केवल एक ओबीसी मंत्री था, लास्ट में रह गया था। इनके समाज में तो रिप्रेजेंटेशन की कोई बात नहीं होती थी। हमने मुख्यमंत्री 2 ट्राइबल मुख्यमंत्री हमने बनाए हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। ओबीसी मंत्री हैं, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी, हर जाति को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। हमने किसी को छोड़ा नहीं है, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल हो, संगठन हो, चाहे विपक्ष का नेता हो। हमने तो सभी को, चूंकि राष्ट्रीय पार्टी ने सभी को देने का काम किया। हमारी कपनी और करनी में अंतर नहीं। हमारे पास रिप्रेजेंट देने की जब बात आती है, जब वाजपेयी जी थे तो हमने पसमानदा समाज से अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया, उसके बाद एसटी वर्ग के रामनाथ कोविंद जी को बनाया, इसके बाद हमने अभी द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया जो ट्राइबल समाज से। उनको द्रौपदी मुर्मू जी के अगेंस्ट इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया तो तब सभी को दलित प्रेम कहाँ चला गया था। हमने तो सभी को रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया, हमने किसी को छोड़ने का काम नहीं किया। ओबीसी कमीशन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना, उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में उनको ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने का काम किया। बैकलॉग के जो पद खाली भरे थे केंद्रीय विश्वविद्यालय में 6000 से अधिक, वो हमारे समय में आज भरे जा रहे हैं। तो हमने सभी जगह रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया है। इसलिए जो है एक बड़ा वर्ग हमारे साथ जुड़ा है और उसी को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी अपनी जाति बताएं। राहुल गांधी जी को अपनी जाति में कंफ्यूजन है, उनको जाति बताने में अपने कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं सम्मान से पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी की उनकी जाति क्या है। मैं प्रशांत पटेल, भाजपा प्रवक्ता, मुझे राहुल गांधी जी की जाति नहीं पता है, इसलिए मैं सम्मान से पूछना चाहता हूँ। इसमें यह ना कहा जाए कि उनको मैं गाली दे रहा हूँ या अपमान कर रहा हूँ। वो अपनी जाति बताएं ताकि देश की जनता में कंफ्यूजन क्लियर हो। वो पहले बताएं कि ओबीसी है, एससी है, सवर्ण है, ब्राह्मण है, तब होगा। भाई ऐसे वो ओबीसी की बात करेंगे, मैं ओबीसी हूँ, मैं वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते। वो जब तक क्लियर नहीं होता कि कौन सी जाति है, तब तक मैं उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानता हूँ। जी ठीक बात।
भारत का जो लोक जीवन है ना, उसमें जाति अंतर्निहित है, डीएनए में शामिल है। भारत के लोक जीवन के डीएनए में जाति शामिल है। हम अपना धर्म बदल सकते हैं भारत के कानून के मुताबिक अशोक जी, लेकिन जाति नहीं बदली जा सकती। जाति का महत्व तो यहीं से पता लगता है। हिंदू मुसलमान हो सकता, मुसलमान पारसी हो सकता, पारसी सिख हो सकता, जैन हो सकता, ये सब धर्म का परिवर्तन हो सकता है, जात का नहीं। इसलिए जाति को मैं कोई हे चीज भी नहीं मानता ना। और मैं इस बात का बहुत दृढ़ता के साथ विश्वास रखता हूं, प्रतिबद्धता रखता हूं अपने मानस पटल पर कि सब देश के विकास में सबका योगदान है। इसलिए सबको उस देश के विकास के फल मिलने चाहिए। हर जाति, वर्ग, समाज, संप्रदाय, हर मत तक ये बात जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग, कोई एक वर्ग, दो वर्ग मिलके देश के ऊपर कब्जा कर ले और बहुसंख्यक आबादी पीछे चली जाए। नहीं, सामाजिक न्याय मेरी दृष्टि में वही है। पिछड़े, दलित, मुस्लिम, सवर्ण जितने भी हैं, सब अपनी अपनी क्षमता और संख्या और योग्यता के आधार पर देश में हिस्सेदारी पाएं, राजनीतिक सिस्टम में हिस्सेदारी पाएं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात मालूम क्या है अशोक जी, जो करनी चाहिए वो करनी ये चाहिए, बड़े लोगों को अपना लालच छोड़ना होगा। क्या? बड़े लोगों को अपना लालच छोड़ना होगा। क्या? सिंहासन कभी एक घर से निकल के आपके यहां दूसरे घर में भी चला जाए तो भी पार्टी की सरकार तो रहेगी ना। क्या इतना डर है? कभी रामपुर चली जाए सरकार, क्या दिक्कत है? वो बंद है सालों से जेल में आजम खान। और अवधेश जी की बात बताई अशोक जी ने। अवधेश जी को क्या बनाया है? अधिष्ठाता मंडल में शामिल किए गए। अधिष्ठाता मंडल के सदस्य का क्या काम होता है? जब स्पीकर ना हो, डिप्टी स्पीकर भी ना हो, तो बारी से आपका नंबर आ जाए तो चेयर पर बैठ जाओ। जब स्पीकर आ जाए, डिप्टी स्पीकर आ जाए तो उठ के अपनी सीट पे आ जाओ। कोई उनको ऐसा नहीं कि मुकुट माथे पे लग गया। अवधेश जी पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता क्यों नहीं हो गए? बड़ा नाम अयोध्या, फैजाबाद जीत के आए थे ना। आपने उनकी शोकेसिंग तो पूरे अखिल ब्रह्मांड में की। अब मान लो उनको नेता बना देते तो कम से कम कमरा मिलता, स्टाफ मिलता, जलवा जलाल रहता। मिल्कीपुर जाते तो वहां लोग भी कहते वाह गुरु तुम्हारा तो मामला टाइट है। नहीं, अब मिल्कीपुर जा क्या बताएंगे? अधिष्ठाता हो गया, क्या हो गया? मैं वही कह रहा हूं, सूखे फल नहीं अशोक जी। रसदार संतरा हो, रसदार अंगूर हो। क्या अधिष्ठाता मंडल में क्या रखा? आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। क्या अंडल मंडल में कुछ नहीं रखा उसमें अधिष्ठाता। जलवा तो था संसदीय दल के नेतृत्व में। वही बात मैं कांग्रेस राहुल गांधी जी के लिए भी कहूंगा। आप अपनी जाति के नाम पर डिफेंसिव क्यों हो? जो भी है एक बार परिवार में बात करके तय कर लीजिए। कोई जाति हो, कोई धर्म हो, उसे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तय तो कर लो। आप कहीं रजिस्टर में कुछ लिख दो, कहीं रजिस्टर में कुछ लिख दो, ये इससे गफलत पैदा होती है। और भारत जैसे समाज में जाति पर गफलत ठीक नहीं होनी चाहिए। और जिनके पास अभी सरकार नहीं, मैं कहूंगा वो अपने संगठन में ईमानदारी से सबकी भागीदारी तय कर दें। और जिनके पास राज्यों में सरकार है जैसे कांग्रेस, वो राज्यों में तय कर दे। जातिगत गिनती में कितनी आपकी आस्था है, मैं कांग्रेस से कहूंगा सिद्धिरमैया ने एक पिछली सरकार में सर्वे करा के रखा है। अब क्या कराओगे? वो लागू क्यों नहीं हुआ? वो सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? सिद्धिरमैया करा चुके हैं, वो क्यों नहीं सार्वजनिक हो रहा? ये बात अशोक यादव जी को भी पूछनी चाहिए थी, कांग्रेस से, अखिलेश जी को भी। नहीं, चोरी चोरी चुपके बकस में रख दिया। बिहार का क्रेडिट ले रहे हो और कर्नाटक में लागू सार्वजनिक नहीं कर रहे हो।
और मुझे तो याद है अशोक जी, आपने कहा नई कांग्रेस है, मैं उसमें विवाद नहीं करता, ठीक है, लेकिन मुझे याद है लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव इसी मनमोहन सिंह की सरकार से चिरौरी करते करते थक गए थे कि रिपोर्टवा जारी कर दो जातिगत जनगणना की। उनने कहा नो, नॉट अलाउ, चिदम्बरम जैसे लोग खड़े होते थे, कहते नो कभी नहीं हो सकता, अंग्रेजी में बता देते थे। क्या क्यों? तब ये समझ नहीं आया था कि दलित, पिछड़े, गरीब, गुरबा, वंचित कहाँ है। और भारतीय जनता पार्टी से भी मैं कहूंगा कि जाति इस देश की सच्चाई है, जाति इस देश की राजनीति की धुरी है। कोई चुंगी से लेके ग्राम प्रधानी से लेके और लोकसभा तक का कोई टिकट बिना जात के कंसिडरेशन के होता नहीं है। इसलिए बड़ी बात कह रहा हूं संजय जी, प्रशांत पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी को भी जातिगत जनगणना से ऐसा परहेज रखने वाला पोस्टर लेना ठीक नहीं। अगर सब चाहते हैं तो जाति की गिनती होनी चाहिए। कमरे में बैठ के जात सब गिन रहे हो तो एक बार कागज पे गिन लो, मुहर ही लग जाए। बिहार में गिनती हुई, कोई बिहार में उल्टा पलटा कोई विद्रोह हो गया नहीं ना, पूरे देश में हो जाएगी गिनती, क्या समस्या है। अगर गिनती देश मांग रहा है तो जाति की गिनती हो जानी चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि ये नॉन प्रोग्रेसिव कदम है या ये देश को पीछे ले जाएगा, इस तरह की सिरफिरी बातों में मैं यकीन नहीं करता। जाति की गिनती हो जानी चाहिए, क्या समस्या है। अगर देश के लोग चाहते हैं तो हो जाए, और एक बार गिनती हो जाएगी तो अच्छे अच्छों का पाखंड खत्म हो जाएगा, हिपोक्रेसी भी खत्म हो जाएगी। जब जाति के आंकड़े पर ही सब कुछ हो रहा है इस देश में, तो उस आंकड़े को सरकारी क्यों ना कर दीजिए। हो तो सब कुछ उसी पर रहा, जात के आंकड़े पे ही। मंत्री उसी पे बन रहे, संतरी उसी पे बन रहे, फिर तो एक बार मोहर लग जाए, अशोक की लाट लग जाए। नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर भारत का बहुसंख्यक वर्ग ये चाहता है कि गिनती हो जाए तो हो जानी चाहिए। बिहार एक उदाहरण है हमारे सामने, कहीं कोई हलचल नहीं मची। जाति की जनगणना का तीखा विरोध करना भी मुझे लगता है समाज में विभाजन पैदा करेगा। नहीं होना चाहिए। समय की आवश्यकता थी, मंडल कमीशन लागू हुआ ना इसी देश में, और वो तब लागू हुआ जब कांग्रेस उसके खिलाफ थी। राजीव गांधी उसके खिलाफ थे मंडल कमीशन के, इंदिरा गांधी भी उसके पक्ष में नहीं थी, इसीलिए उन्होंने रिपोर्ट को अंदर रखा था। फिर भी देश आगे बढ़ ही रहा, क्या समस्या क्या आ गई मंडल कमीशन के? कोई नहीं, मैं तो कह रहा हूं सबके लिए अच्छा हुआ, दरवाजे खुले पिछड़ों के लिए भी। सबको समान अवसर मिलना चाहिए। सामाजिक आधार पर भेदभाव अक्षम्य है, और अगर जाति के आधार पर गिनती सबको समान अवसर देने के रास्ते में कुछ लाभ दे सकती है, कुछ उसको और पारदर्शी बना सकती है, तो जाति के आधार पर गिनती हो जानी चाहिए। लेकिन यह तरीका ठीक नहीं कि कोई किसी की जात पूछ ले तो आप हंगामा खड़ा कर दें। नहीं, सिर्फ जात ही तो पूछी, आप बता देते, समस्या समाप्त हो जाती। ये तर्क कि जात कैसे पूछ सकता है कोई, ये तर्क ठीक नहीं। क्यों नहीं पूछ सकते? मैंने लोहिया जी से उदाहरण दिया, और आज तक का सबकी जात पूछते रहे, कि संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी। मैंने 50 उदाहरण दे दिए थे। इसी बार हंगामा क्यों है जात पूछने पर? जात छुपाने की चीज नहीं होनी चाहिए, और कम से कम उन लोगों के लिए तो कतई नहीं जो जाति की जनगणना की मांग करते हैं। धन्यवाद।